गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम परिमेय और अपरिमेय की पहचान करना सीखे थे कि हम कैसे परिमेय और अपरिमेय को पहचानेंगे, या कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, ये कल हमने सीखा था। तो कल जो हमने पढ़ा उसके आधार पर बोर्ड इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या कल हमने सीखा था और कितना सीखा था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। आपको ध्यान रखना है परिमेय। और हम परिमेय के बारे में क्या बतलाए थे? परिमेय के बारे में आप सिर्फ दो चीज दिमाग में रखिए कि शांत भिन्न जितना भी है, शांत भिन्न और अशांत आवर्ती, शांत भिन्न और अशांत आवर्ती ये परिमेय है, और अपरिमेय जो है वो अशांत अनावर्ती। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं एक चीज और हम बताए थे, कोई संख्या अगर रूट के अंदर है, अगर वो रूट से बाहर आ जाता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो वह परिमेय होगा। और अगर नहीं आता है, दशमलव में आ जाता है, तो वो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे √3 अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में आएगा और इस टाइप से आएगा, मतलब वो कभी भी कंप्लीट रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएगा और इस प्रकार से ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब √9 इसका वर्गमूल आ जाता है 3, और 3 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए √9 ये हो जाएगा परिमेय। अब हम यहाँ पर अब देखेंगे √5 का वर्गमूल जो आएगा वो दशमलव में आएगा, इस प्रकार से आएगा, इसलिए ये अपरिमेय है। √6 इसका भी वर्गमूल जो आएगा वो दशमलव में आएगा, इसलिए ये भी अपरिमेय। √9 अभी तुरंत हम बतलाए थे, √9 इसका वर्गमूल 3 प्राकृत संख्या में आता है, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय। हमारा आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय देखना है। अपरिमेय के लिए चूंकि हम देख रहे हैं कि सब के सब रूट में है, तो हमको देखना है कि ऐसा कौन संख्या है जो रूट से बाहर आने पर दशमलव में आता है, वो हमें देखना है। तो √9 इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, इसका 3 हो गया। √16 इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। 17 इसका वर्गमूल प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए आंसर यही होगा। क्योंकि यहाँ पर है 25, इसका भी वर्गमूल आ जाएगा 5, इसलिए आंसर होगा ये। तो ये सी हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग ऑप्शन है। तो परिमेय हमको पता करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं √5 प्लस और फिर माइनस √6 है। हम यहाँ पर ऐसा करें तो प्लस में जब कोष्ठ में रहता है और कोष्ठ से बाहर कोई संख्या रहे, जैसे 6 और 5, इसका मतलब हुआ कि 6 5 यानी गुना कर दिया जाता है। लेकिन जब चिन्ह आ जाए तो फिर चिन्ह के अनुसार, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे। आप चिन्ह का गुना जानते हैं कि जब प्लस और माइनस का गुना होता है तो वो माइनस में ही होता है। इस प्रकार से प्लस और माइनस यानी ये इसी रूप में रह जाएगा, तो किसका भी वर्गमूल नहीं आएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं आएगा, ये जैसे वैसे ही रह जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा अपरिमेय। ये अपरिमेय, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको परिमेय पहचानना है। √2 अब +5 √2, तो जब ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक √2 है और यहाँ पर 5 √2 है, इसका मतलब 5 को यहाँ है और 1 को यहाँ, तो 5 और 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, इसलिए 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो 5 1 6 √2 हो गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकल रहा है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि कल हम बताए हैं कि 6 तो परिमेय है और √2 अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय को जब हम गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा जब तक कि परिमेय संख्या 0 ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ऊपर में है √6 और नीचे है √2, तो हम इसको एक ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 अर्थात √3 आ जाएगा, और √3 जो होता है अपरिमेय होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8/2, 2 चौके 8 और
4 का वर्गमूल आता है 2। इसका मतलब आंसर यही है। अब आगे देखिए, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या चुनना है। यहाँ पर देखिए 2 √6 यहाँ और 1 √6 यहाँ, यहाँ पर 2 और 1 3, तो 3 √6 √6 एक अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है वो होता है अपरिमेय, इसलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर देखते हैं ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा √23 माइनस √23 बराबर ये 0 हो गया, और 0 होता है परिमेय संख्या। हमको अपरिमेय चुनना है और हमने चुन लिया, ये परिमेय हो गया। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि क्या सही में ये सब परिमेय है कि नहीं। √16 बटा √25 है, 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, ये भी परिमेय है 17। तो 17 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो 17 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 36 का 6 निकल जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाता है जो अपरिमेय है। एक ऑप्शन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको एक ही ऑप्शन सही रखना है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, इसको 49 49। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर है। अब कह रहा है पाई है, यानी पाई क्या है। प्राकृत होगा, हम गिनती में तो कभी पाई का जिक्र ही नहीं करते हैं, इसलिए प्राकृत कैसे होगा, नहीं होगा। पूर्णांक में माइनस प्लस और 0 प्राकृत संख्या, और प्राकृत यह है नहीं, आएगा ही नहीं। परिमेय, तो परिमेय हम बताएं P/Q के रूप में जैसे लिखा जा सके, इसको कैसे लिखें, क्योंकि ये तो एक संकेत है, और जितना भी संकेताक्षर होगा या ऐसा संकेत जो किसी खास संख्या को सूचित कर रहा हो, तो वो सब के सब संकेत जो होगा वो सब अपरिमेय संख्या के दायरे में। जैसे पाई का मान होता है, आप पाई का मान जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7, तो 22/7 जो हो जाएगा वो परिमेय के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है, लेकिन ये संकेत है 22/7 के लिए, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय। तो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 हो जाएगा परिमेय। यहाँ पर ये संकेत है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये छठा क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 5 पॉइंट और दशमलव के बाद ये अंक, इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद ये चिन्ह, अशांत का चिन्ह भी है, ये तो अशांत भिन्न हो गया। और अशांत भिन्न में हम बताए थे कि 2 प्रकार के होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या आवर्ती है, और आवर्ती में हम बताए थे कि दशमलव के बाद जो अंक होगा वो बार बार आए, चाहे अकेले अंक में बार बार आए या 2 अंक में बार बार आए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे 6.333 ऐसा रहे, ये अकेले अंक, एक ही अंक है जो बार बार आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे 7.282828, इसका मतलब हुआ ये 2 अंक में बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार से मतलब 2 भी अंक हो सकता है, 3 भी अंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आवर्ती रूप से नहीं है। इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो क्या अशांत अनावर्ती का इस ऑप्शन में कहीं है? नहीं है। प्राकृत तो नहीं है, सम संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, वास्तविक संख्या। अब हम देखिए, ये अशांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती को हम रखते हैं कहाँ? अशांत अनावर्ती को लिखते हैं अपरिमेय के रूप में। अपरिमेय और वास्तविक संख्या यहाँ पर बच रहा है। और फर्स्ट क्लास जब यहाँ पर चल रहा था, पार्ट 1 जब चल रहा था, उसमें हम बताए थे कि वास्तविक संख्या में 2 राशि आते हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ कि ये अशांत अनावर्ती अपरिमेय है, तो अपरिमेय यानी ये संख्या आ जाएगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। ये क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से जो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 3 पढ़े थे, परिमेय और अपरिमेय की पहचान, अगर वो अच्छी तरह से हमें पता है, हम ये सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। और बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। और अगर आप कल का क्लास अगर सही ढंग से पढ़ लिए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका 1 से 2 नंबर आसानी से अब बन जाएगा, क्योंकि
निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड पूछता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप पिछला क्लास अच्छा से कर लिए होंगे, तो ये बनाने में आपको आसानी होगी। तो अब हम अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे। रियल नंबर्स का आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को P/Q के रूप में लिखना। कैसे हम लिख सकते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का ही पूछेगा, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए पूछेगा आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं। आसान भिन्न से हम शुरुआत करेंगे। दशमलव भिन्न को P/Q के रूप में यानी बट्टा में हमको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक आसान सा उदाहरण लेते हैं 1.4। अब आपको कहा कि 1.4, सबसे पहले इसको पढ़ना सीख लीजिए। दशमलव को हम पढ़ते कैसे? 11.867। अगर आप ये पढ़ते हैं 11.867, तो ये गलत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट है, दशमलव के बाईं तरफ और दशमलव के दाईं तरफ। जो दशमलव के दाईं तरफ है उसके प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। कैसे? 11.867, ये है सही तरीका पढ़ना। आप ऐसे पढ़िए 11.867, जैसे यहाँ पर दे दिया ऐसे। आप इसको पढ़ेंगे 123.2057, ऐसे इसको पढ़ना है। चलिए, हम पढ़ने का तरीका जान गए। अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो मूल टॉपिक है कि दशमलव भिन्न को P/Q के रूप में कैसे लिखें। हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे थे 1.4। इसको अगर कहें कि P/Q के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीधा इस संख्या को 14 लिख लेंगे और बट्टा। अब आप देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे 1 पर 1 जीरो। दशमलव के बाद जितना अंक होगा हर के रूप में 1 पर उतना 0 दें। अब हम देख लेंगे कि क्या कटने वाला है, क्या दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इसको मानक रूप में लिख देंगे। मानक रूप में लिखना हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कितना से दोनों में भाग लग सकता है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ऐसा संख्या जिससे दोनों राशि में भाग लग जाए। तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, इसका मतलब हो गया 7/5। ये हो गया इसका P/Q रूप। ये दशमलव भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न, और ये हो गया इसका P/Q का रूप। इस प्रकार से हमने इसको 1.4 को P/Q के रूप में लिख लिया है। दूसरा देखिए, जैसे हमको दे दी 10. इसको कहे 10.10, इसको कहे आप P/Q के रूप में लिखिए, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 रखेंगे और हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर आप इस 0 को शामिल कर रहे हैं तो फिर दोनों को काउंट करना पड़ेगा। अगर आप 0 को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक में अगर 0 रहता है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रख दिए हैं इसलिए इसको भी गिनती करेंगे। दशमलव के बाद हम देख रहे हैं 1, 2 अंक है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 शून्य रखना पड़ेगा। अब 0 और 0 लास्ट में है, इससे तो कट ही जाएगा, बच गया 101/10 जो P/Q के रूप का हो गया। यानी 10.10 का P/Q का रूप 101/10।
इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे 256 8 6 7 6 बटा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, इसलिए 1 पर हम 4 शून्य रख देंगे। अगर कटने वाला होगा काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा वैसे ही छोड़ देंगे, वही उसका p बटा q का रूप हो जाएगा। लेकिन ये भी सम है, लास्ट में देखें 6 लास्ट में 0, इसलिए दोनों राशि सम है, इसलिए कम से कम 2 से तो ये जरूर ही कट जाएगा। आप इसको काट करके छोटा कर सकते हैं। ये तो सिंपल दशमलव भिन्न है, साधारण सा है। लेकिन अगर इससे आपको थोड़ा सा जटिल दे दे, ऐसा दशमलव दे दे जिस पर आवर्त लगा हो, उसको कैसे बनाएंगे तो देखिए। मान लीजिए कि ऐसा आवर्त वाला हम देख रहे हैं 7.3 को p बटा q के रूप में लिखें, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में 1 अंक का, या अगर बनाने के लिए कहे तो हो सकता है कि 2 अंक का भी पूछ दे। ऐसा क्वेश्चन आपको कहे कि 7.3 को p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना x बराबर 7.3, हम मान लिए x बराबर 7.3, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, आवर्त कितने पर है, 1 ही अंक पर है, इसका मतलब 1 पर हम 1 0 देंगे, कितना हुआ 10। जब 10 हुआ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम दोनों तरफ अगर 10 से गुना करेंगे क्या आएगा, 10 से इसको गुना करेंगे 10x, 10 से इसको गुना करेंगे तो जितना 1 पर जितने 0 से हम किसी दशमलव राशि को गुना करेंगे दशमलव उतना दाईं तरफ जाएगा। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए इतना है, अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे, 1 0 है इसलिए दशमलव 1 अंक यहाँ आ जाएगा। इसका उल्टा अगर हम दशमलव से, यानी दशमलव से नहीं बल्कि 1 पर 1 0 यानी 10 से भाग करते तो दशमलव 1 अंक दाईं तरफ बाईं तरफ भागे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव है, अगर हम 1 पर जितने 0 से भाग करेंगे तो दशमलव जो होगा वो बाईं तरफ भागेगा, और जितने 1 पर जितने 0 से गुना करेंगे तो दशमलव दाईं तरफ भागेगा। जैसे 100 से अगर हम इसको गुना करें तो दशमलव कितना 0 है 2, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ, और इसी को अगर मान लीजिए दशमलव यहाँ था और 100 से हम भाग कर देंगे तो कितना 0 है 2, दशमलव 2 अंक यहाँ आ जाएगा, तो 0 दशमलव इतना होगा। इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि 1 पर जितने 0 से हम दशमलव राशि को गुना करेंगे उतना अंक दशमलव दाईं तरफ जाएगा, और 1 पर जितने 0 से हम दशमलव राशि को भाग करेंगे दशमलव उतना अंक बाईं तरफ जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 पर 1 ही 0 है, इसका मतलब दशमलव 1 अंक इधर आएगा 73 दशमलव। लेकिन दशमलव के बाद अब क्या होगा, 3 है, लेकिन 3 है तो 3 क्या है, 3 आवर्त में है, लेकिन हम इसको सिर्फ 7.3 रखे हैं, लेकिन हमको ये मान करके चलना पड़ेगा इस पर आवर्त है, और आवर्त है इसका मतलब हुआ कि आने वाला दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 3 3 3 ही आ रहा है, जैसे 7.3 3 3 3, और इसको ऐसा ही हमको मानना है, यानी ये जो 7.3 है वो इसी रूप में है, और जब ये 10 से हम गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आया 73.3, इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे। अब समीकरण हो गया 2, समीकरण 2 बन गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 10x बराबर 73.3, और समीकरण 1 में क्या है x बराबर 7.3, घटा रहे हैं इसलिए ये प्लस है तो माइनस हो जाए, ये प्लस है तो माइनस। अब 3 में से 3 जाएगा 0 दशमलव और 3
तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 नहीं हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और ये बच जाएगा 6 बराबर 10x में से 1x चला गया 9x। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x बराबर 66/9 क्या कटने वाला है, कट सकता है 6 और यहाँ पर 9 है, 3 से भाग लग सकता है, इसलिए हम 3 से इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, तो 22/3। इसका मतलब ये हो गया कि 7.3 को जब P/Q के रूप में लिखा जाएगा वो आ जाएगा 22/3। ये हो गया आंसर हमारा। ये अभी एक ही क्वेश्चन हम बताए हैं, अभी हम और क्वेश्चन बताने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है 17.83। हम एक अंक पर उस वक्त आवर्त रखे थे, अब हम 2 अंक पर आवर्त रखे, 8 और 3 दोनों पर आवर्त, इसको हम कैसे बदलें? फिर वही काम हमको करना पड़ेगा कि माना x बराबर 17.83 पहला समीकरण 17.83, तो इसको हम बताएं किस रूप में मानना होगा, इसी रूप में हमको ये मान के चलना पड़ेगा इस पर आवर्त है, पर आवर्त है जिसका मतलब क्या कि कैसे आ रहा है 8-3 और दोनों अंक पर आवर्त है, जिसका मतलब इसके बाद भी जो होगा वो 8-3 ही आ रहा है। अब चलिए, अब हम इसको जैसे वहां पर था कि 0.3 एक अंक पर आवर्त था, इसलिए हमने 1 पर 1 0 रख करके गुणा किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव का 2 अंक पर आवर्त है, जब 2 अंक पर आवर्त है 1 पर 2 0 यानी 100, हमको दोनों तरफ 100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब सीधे समझ लीजिए जितने अंक पर आवर्त होगा 1 पर उतना 0 रख करके दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 से अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो जितना 0 यानी 1 पर जितने 0 से हम दशमलव राशि को गुना करेंगे जितना 0, तो उतना अंक दशमलव दाईं तरफ भागता है, तो 1 पर 2 0 है तो दशमलव 2 अंक के बाद आएगा, यानी 1783 दशमलव। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 83, इसके बाद 83 ही आएगा, 83 आ गया। इसको हम समीकरण 2 रखेंगे। अब फिर वही काम करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 - 1 से क्या हो जाएगा 100x बराबर 1783.83 और यहाँ पर है x बराबर 17.83। अब यहाँ क्या कीजिए -3 ये 0 13 7 6 7 1 6 7 1, अब 100 है 100x और 1x उसमें से घट रहा है तो 99 बचता है, 99x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 17/6/99। ये हो गया। अगर कटने वाला होगा तो उसको काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, ये हो गया P/Q का रूप। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जितने अंक पर आवर्त होगा 1 पर उतना 0 से हमें गुना करना होगा, लेकिन इसमें कभी कभी समस्या भी आएगी। कौन सी समस्या आएगी तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कि आपको ऐसे दे 52.8367 मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, दशमलव के बाद अंक शुरू होता था और वहीं से आवर्त शुरू हो जाता था, तो उसके आधार पर हम 2 क्वेश्चन बनाए। लेकिन आपको मान लीजिए ऐसा दे दे कि दशमलव उसके बाद जो अंक हो उसको कुछ अंक छोड़ करके तब आवर्त दे, तब उसको कैसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो फिर देखिए प्रोसेस वही है कि माना x बराबर 52.83672, आवर्त हम देख रहे हैं कहाँ पर है, अंतिम के 3 अंक पर है, यहाँ पर है आवर्त। हमको दशमलव को ले जाना पड़ेगा आवर्त का जो पहला, जहाँ से आवर्त शुरू हो रहा है, जिस अंक से आवर्त शुरू हो रहा है उसके आगे में हमको दशमलव देखना है। यहाँ पर दशमलव कैसे आएगा, हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव लाने के लिए हमको 2 अंक आगे आना पड़ेगा।
तो हम बताए हुए हैं दशमलव को जितना अंक उधर ले जाना है, दाईं तरफ ले जाना है, एक पर उतना जीरो से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दशमलव को यहाँ लाने के लिए पहले इसको 100 से गुना करना, तो पहले इसको हम 100 से गुना करेंगे। समीकरण 1 आप इसको मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से हम इस दोनों को गुना करते हैं, आ जाएगा 100x बराबर 52 100 से गुना कर रहे हैं, 2 जीरो है तो दशमलव भी 2 अंक आगे बढ़ेगा, आ जाएगा 83.672 यहाँ पर आ गया है। और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ 672 और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आवर्त है। आवर्त कितना पर है, 672 पर है, तो 672 ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि हमको किस दो समीकरण को हम घटाएंगे, तो उसी दो समीकरण को घटाएंगे जिसमें राशि में दशमलव के बाद समान अंक हो। यहाँ पर है दशमलव के बाद 672, यहाँ पर दशमलव के बाद इतना अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 672 ही होना चाहिए। इसका मतलब एक स्टेप इसको हमको और आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ से इसको हमको 1000 से और गुना करना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से हम इसको गुना कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंक, 2 जीरो तो पहले से है, 3 अंक 3 जीरो और आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 जीरो यानी 1 लाख x बराबर, अब दशमलव देखिए 3 जीरो है इसलिए दशमलव यहाँ पर आएगा 5 2 8 3 6 7 2, अब दशमलव यहाँ आ गया और 6 7 2 के बाद क्या आएगा, फिर से यही आएगा 6 7 2 समीकरण 3। हम यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद जो यहाँ है, इस समीकरण में भी दशमलव का वही है। इसका मतलब दशमलव के बाद यहाँ और दशमलव के बाद यहाँ, ये दोनों समीकरण में मिल गया है। हम इसी दोनों समीकरण को घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 -2 से। समीकरण 3 में है 1 2 3 4 5 x बराबर 5 2 8 3 6 7 2 दशमलव 6 7 2 और समीकरण 2 को उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 3 8 2 5 दशमलव 6 7 2 और इसको घटा देंगे, हो जाएगा 0 0 0 12 - 3 9, ये 6 बचेगा 16 - 8 8, यहाँ पर बचेगा 5 5 - 2 3 13 - 5 8, ये बच गया 7 2 5 बराबर। अब देखिए 0 - 0 0 0 10 - 1 9 9 9, यहाँ पर अब हम देखते हैं इतना आ गया, या इसको हम क्या लिख सकते हो x यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर 5 2 7 8 3 8 9, दशमलव को बाद 0 है उसको हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9 0 0, इतना आ गया x बराबर इतना। अगर कटने वाला होगा काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, यही p/q का रूप हो गया। यानी इतना का p/q जो होगा वो इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसके आधार पर। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, तो देखिए अब हमको यहाँ पर चलिए ऐसा है, इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। चलिए हम पहला जो स्टेप है हमारा, माना x बराबर 123.86076। फर्स्ट इक्वेशन हम क्या बताए हैं कि दशमलव को हमको ले जाना है आवर्त के आगे, यानी जहाँ जिस अंक से आवर्त शुरू हो रहा है उस अंक के आवर्त होना दशमलव होना चाहिए। यहाँ पर अब दशमलव आए क्योंकि आवर्त 7 से शुरू हो रहा है, दशमलव को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के लिए हमको 3 अंक आगे चलना पड़ेगा, यानी 1 पर 3 0 यानी 1000 से अब दोनों को गुना करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर
दोनों तरफ हम 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करेंगे हो जाएगा 1000 x बराबर 1 2 3। अब देखिए जब 1000 से गुना करें दशमलव आ जाएगा यहाँ, यानी 860.76 समीकरण 2। अब देखिए दशमलव यहाँ पर आ गया है, दशमलव आ गया है। अब हमको देखना है कि कितने अंक पर आवर्त है। दशमलव को आवर्त के आगे ले आने के बाद दूसरा चीज हमको देखना है कि कितने अंक पर आवर्त है, तो 2 अंक पर आवर्त है। इसका मतलब हो गया कि 1 पर 2 जीरो, 100 से फिर इसको हमें गुना करना है। हम लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से हम गुना कर रहे हैं तो गुना करेंगे 3 और 2 जीरो और आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 शून्य x बराबर। अब 100 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 8 6 0 7 6 दशमलव। अब इसके बाद क्या आएगा, 7 6 के बाद तो 7 6 ही आएगा, 7 6 समीकरण 3। अब हम बताए थे क्या कि दशमलव के बाद जब तक बराबर अंक नहीं आएगा तब तक घटाना नहीं है। यहाँ पर दशमलव के बाद 7 6, दशमलव के बाद 7 6, दोनों को घटाएंगे तो समीकरण 3 माइनस 2 से अब हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए 5 शून्य होगा और यहाँ पर आ गया 1 2 3 8 6 0 7 6.76 और समीकरण 2 में क्या है 1000x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर है 0 6 8 3 2 1.76। इसको हम घटा 0 0 ये 0 1 2 2 6 2 इतना आ गया और यहाँ पर आ जाएगा x 0 0 0 9 9 या x बराबर 1 2 2 6 2 2 1 6 बट्टा हो जाएगा 9 9 53 ये हो जाएगा। अगर कटने वाला होगा काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे, लेकिन कटेगा सम और ये भी सम दोनों कटेगा, इसलिए काट करके इसको छोटा कर लीजिएगा। ये हो गया p बटा q, इसका p बटा q ये होगा। इस प्रकार से हम लॉन्ग प्रोसेस से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो फिर इतना टाइम हमको नहीं लगाना है, क्योंकि गणित का पेपर होगा और गणित के पेपर में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए हमको टाइम भी बचत करना है। टाइम बचत करने के लिए जब आपको ऑब्जेक्टिव में आवर्त वाला दशमलव भिन्न को p बटा q के रूप में लिखने के लिए कहे, उसको हम तुरंत बना लेंगे ऐसे शॉर्टकट विधि से। देख लीजिए, जैसे हमको दे दिया 7.3, इसको कहेगा p बटा q के रूप में लिखिए। हमको क्या करना है 7.3 सब कुछ को भूल जाइए, दशमलव आवर्त सब कुछ भूल जाना है। हमको सीधे दिमाग में रखना है ये 73 है, 73 हो गया। इसमें से घटा दीजिए उस अंक को जितना पर आवर्त नहीं है। आवर्त कितना पर नहीं है, 7 पर ही तो आवर्त नहीं है, 7 घटा दीजिए। अब नीचे में क्या लिखना है, हमको देखना है दशमलव के बाद जो है कितने अंक पर आवर्त है, एक ही अंक पर आवर्त है, इसलिए 1 9 लिखिए। जितने अंक पर आवर्त होगा नीचे उतना 9 लिखिए। अब हमको देखना है कि जितना पर आवर्त है उसको हम छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद जितना है उसको भी हम छोड़ देते हैं। कुछ बचा नहीं बचा हो गया, कुछ नहीं करना है। तो 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा 9 काटेंगे 22 3, तो 7.3 को हम तुरंत ऐसे लिख लेंगे। दूसरा देखिए, जैसे हमको ये दे दिया, कहेगा इसको p बटा q के रूप में लिखिए। ऑब्जेक्टिव में पूछे, हम क्या करेंगे, इसको सारे दशमलव आवर्त को भूल जाएंगे, माइनस किसको घटाएंगे, जिस पर आवर्त नहीं है उसको घटाएंगे। तो आवर्त 15 पर नहीं है तो 15 को घटा दीजिए। अब हमको देखना है कि आवर्त कितने अंक पर है, आवर्त 2 अंक पर है, तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है क्या देखना है, तो दशमलव के इधर जो है उसको छोड़ दीजिए, जितने अंक पर आवर्त है उसको भी छोड़ दीजिए। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बस हो गया। तो 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 1 बटा 99 हो गया इसका, यानी 15.86 आवर्त का जो p बटा q होगा वो ऐसे होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा है,
दशमलव के बाद ही आवर्त शुरू होता था, और यहाँ पर दशमलव के बाद आवर्त शुरू नहीं हो रहा है, कुछ अंक छोड़ने के बाद है। आपको पहला रूल क्या बताया है कि दशमलव आवर्त सबको भूल जाना है और सीधा सीधा अंक लिख देना है। आप सीधा अंक लिख दीजिए 8 6 0 7 6 7। माइनस किसको करना है, जितने पर आवर्त है उसको छोड़ करके, यानी जिस पर आवर्त नहीं है उसको घटाना है। तो जिस पर आवर्त नहीं है, आवर्त कितना पर नहीं है, इतना पर आवर्त नहीं है, आवर्त जो जिस पर है उसको छोड़ देना है, इतना पर आवर्त नहीं है। 1 7 3 8 6 बट्टा, तो जितना पर आवर्त उतना 9। 1 2 3 4, 4 अंक पर आवर्त है, इसलिए 4 9 लिखे। अब हम क्या बताए थे कि जितना पर आवर्त है उसको छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद जो है उसको भी छोड़ दीजिए, बच गया 2 अंक। जब ये 2 अंक या जितना भी अंक बच जाए, जितना बच जाए उतना 0 लगा दीजिए। इसके बाद इसको घटा लीजिए, बट्टा में ये लिख दीजिए, कटने वाला होगा काट दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए, वही पी बटा क्यू के रूप में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे इतना इसको हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सीधा सा अंक लिखेंगे। घटाएंगे किसको, जिस पर आवर्त नहीं है। तो आवर्त यहाँ पर 4 गो है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया इतना लिख लीजिए 102 8 6 3 0 0 बट्टा। अब नीचे में 9 कितना होगा, तो जितने पर आवर्त है, जितने पर आवर्त है उतना 9, 4 अंक पर आवर्त है, 4 9। अब 0 कितना आएगा, तो आवर्त वाला को छोड़ देना है, दशमलव के जो इधर है उसको भी छोड़ देना है। कितना अंक बच गया, 1 2 3 4 5 अंक बचा हुआ है, तो 5 को 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव भिन्न को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा मैंने बता दिया है। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 अंक का पूछेगा, लेकिन अगर बनाने के लिए आपको पूछेगा 2 अंक। तो हमने दोनों तरीका बताया है, दोनों में से आपको जो सुविधाजनक हो आप दोनों तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से अब p बटा q के रूप में लिखना सीख गए होंगे। धन्यवाद।